नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने भाषा और वर्ण विचार के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया और उसके एमसीक्यू को भी हमने सॉल्व कर लिया है। इस क्लास में हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में शब्द से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग इसमें जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक जरूरी सूचना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल कराए जाएंगे। पीडीएफ के साथ साथ आपको फ्री टेस्ट भी वहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अब हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। शब्द विचार, आज इसमें हम पढ़ेंगे शब्द विचार होता क्या है, शब्द विचार के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से जो है शब्द को बांटा जा सकता है, क्या सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक होते हैं, तत्सम, तद्भव, इसके अलावा और भी जितने प्रकार हैं, देशज, विदेशज, सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। शब्द विचार की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। शब्द विचार होता क्या है? तो हिंदी का वह भाग जिसमें शब्द का शुद्ध उच्चारण और लेखन की विवेचना की जाती है उसे शब्द विचार कहते हैं। जिस तरह से वर्ण विचार है उसी प्रकार से शब्द विचार भी हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक या एक से अधिक वर्णों का स्वतंत्र एवं सार्थक योग शब्द कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है और इससे भी छोटी इकाई आपकी ध्वनि या वर्ण होती है। ध्वनि या वर्ण होता है। जब अलग अलग शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है तब वह पद कहलाता है। जैसे राम, श्याम, लड़का, लड़की, यमुना, वह इत्यादि। अगर एक सरल परिभाषा देखें तो सरल परिभाषा यही है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और वे शब्द जिनका एक सार्थक अर्थ निकले, जिनका कुछ अपना विशेष अर्थ होता है, वही शब्द कहलाते हैं। इसकी एक परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है शब्द की। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे राम, राम एक शब्द है। ये किससे बना है? रा से बना है। फिर रा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है और फिर मां। अब यहां देख रहे हैं तो यहां पर तीन वर्ण प्रयोग आ रहे हैं, रा, बड़े आ और उसके साथ जो है मां। और मां जो है छोटा है और मां में भी जो है छोटे आ की मात्रा इसमें लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं राम में जो है टोटल 4 वर्ण प्रयोग आ रहे हैं। अब ये 4 वर्ण हम एक साथ लगाए और हमारा एक यहाँ पर नाम बन रहा है राम। राम क्या है? राम एक, इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। ये जो है किसी का नाम है और नाम जो होते हैं आगे हम कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये नाम जो होते हैं वो संज्ञा में आते हैं और संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। शब्द क्या होता है? शब्द वही अभी हमने बताया कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, वे कहाँ जाते हैं। तो वे कहाँ जाते हैं, इसमें टोटल 4 जो है शब्द दिए गए हैं। अब यही 4 शब्दों का जो है आगे यहाँ पर विच्छेद कर दिया गया है। जैसे वे, तो वे जो है 2 वर्णों से मिलकर बना है, व और ए से मिलकर बना है। वहीं दूसरा शब्द है कहाँ, तो कहाँ जो है 4
वर्णों से मिलकर बना हुआ है। का, छोटा आ, हा और आ, इससे मिलकर बना हुआ है। तो यही है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। हिंदी में जो शब्द हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, किस प्रकार से उनका संकलन किया गया है, तो हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। टोटल अभी तक जो है 2 लाख शब्द जानकारी में आए हुए हैं और इनमें 85% जो है शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के हैं, हिंदी भाषा या भारतीय भाषा से हैं, और बाकी के जो 15% शब्द हैं वो विदेशी भाषाओं के हैं। तो वो विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं? इसमें अरबी है, फारसी है, तुर्की, चीनी, तो ये अंग्रेजी, तो ऐसी जो है भाषाएं हैं उनके शब्द इसमें भी प्रयोग में आते हैं। और हिंदी के जो सबसे प्राचीनतम शब्द भंडार का स्रोत रहा है वो है संस्कृत भाषा। तो हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि कौन सी है? तो इन दोनों की लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। और इसी से ही, संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार का सबसे प्राचीनतम स्रोत रही है। भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्दों के अलावा जो है जो विदेशी भाषाएं हैं, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और इसके अलावा और भी जैसे चीनी भाषा है, तो इन सब का भी इसमें कहीं ना कहीं समायोजन देखने को मिलता है। इससे भारतीय भाषा हिंदी जो है और अधिक समृद्ध होती हुई दिख रही है। अब हम लोग वर्गीकरण पे बात कर लेते हैं कि शब्द विचार का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो शब्द विचार का वर्गीकरण टोटल यहाँ पर 4 प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला प्रकार है व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर, और चौथा वर्गीकरण है रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। अब हम लोग एकदम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि व्युत्पत्ति या आधार पर कैसे जो है शब्दों का विभाजन किया गया है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का 2 भागों में, शब्दों का 3 भागों में विभाजन किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग जान लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जो शब्दों की योग से बनते हैं, जो वर्णों की योग से बनते हैं, और इनका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब इनका संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद, तो उसका कोई अर्थ हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। यही परिभाषा दी गई है कि ऐसे शब्द जिनका खंड नहीं किया जा सकता है, ये जो है खंड इनके नहीं हो सकते हैं, और ये शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं। इन शब्दों को जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे नदी, गाय, दिन, आकाश, कान, दूध, घर, तो ये शब्द जो हैं ये रूढ़ शब्द हैं। अगर जैसे है नदी, नदी, और नदी का आप जब विच्छेद करेंगे तो आप न धन दी कर देंगे, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? ना का अर्थ तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, लगा सकते हैं कि नहीं, और दी का अर्थ मतलब देना, यहाँ से देना, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है ना। नदी क्या है? नदी एक ऐसा जो है माध्यम है जिसके माध्यम से पानी बहता है, और यहाँ पर इसका कोई अर्थ जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा और भी शब्द हैं, जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि, तो ये शब्द जो है रूढ़ शब्द होते हैं। यही यहाँ पर दिया है कि रूढ़ शब्द का खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात इनका कोई संधि विच्छेद नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द में रखा जाता है। दूसरा इसका प्रकार है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसे शब्द
जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि इसका जो है विच्छेद किया जा सकता है, इसको जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, विच्छेद किया जा सकता है, किया जा सकता है। यही यहाँ पर मेंशन है कि एक या एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द को बनाया जाता है। अभी आपने देखा कि जो रूढ़ शब्द होते हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं और उनका विच्छेद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो यौगिक शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं। और ये जो यौगिक शब्द होते हैं इनके निर्माण में प्रत्यय का भी योगदान होता है, समास का भी योगदान होता है और उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे प्रेम सागर, रसोई घर, प्रतिदिन, चाय वाला, दूध वाला, विद्यालय, तो ये शब्द जो हैं इनका आप विच्छेद कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ तो चाय वाला, चाय वाला, इसका आप विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चाय धन वाला। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, चाय क्या है, एक पेय पदार्थ है, वाला मतलब उसको देने वाला, तो किसी पेय पदार्थ को देने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका अर्थ निकल रहा है। वहीं अगर चाय आप करेंगे, चाय को आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, चा धन या, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो यही है, तो चाय आपका रूढ़ शब्द हो गया और चाय वाला वो यौगिक शब्द हो गया। यही यहाँ पर दिया गया है कि जो शब्द यौगिक शब्द जो शब्द जो है योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, या रूढ़ शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब है विद्या धन अर्थी, अर्थात विद्या को ग्रहण करने वाला। छात्रावास, तो छात्र धन आवास, जहाँ पर छात्र छात्राएं रहते हैं। विश्वविद्यालय, विश्व धन विद्यालय। पंचवर्षी, पंचधन वर्षी, पंचवर्षीय का मतलब 5 साल का समय। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखने को आपको मिल रहा है। यही आगे दिया गया है कि यौगिक शब्द का खंड करने पर इनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, अर्थात वे शब्द विच्छेद करने पर सार्थक अर्थ देते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, जो उनका ओरिजिनल अर्थ होता है उसको छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलज, उसके अलावा दशानन, लंबोदर, गजानन, चक्रपाणी, त्रिनेत्र, तो ऐसे शब्द जो है ये आपके योग रूढ़ में आते हैं। यही यहाँ पर दिखाया गया है कि वे शब्द जिनमें यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं दशानन, दशानन, तो आप दशानन का जब संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, दश धन आनंद, आनंद। अब दश का मतलब यहाँ हो जाएगा 10, आनंद का मतलब हो जाएगा सिर वाला, 10 सिर वाला। अब 10 सिरों वाला किसको बोलते हैं, तो 10 सिरों वाला जो है वो रावण को बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। यहाँ पर दशानन का एक विशेष अर्थ अपना निकल रहा है, तो ये शब्द क्या हो गया, वो योग रूढ़ शब्द हो गया। यही इसकी विशेष परिभाषा हो गई कि ऐसे शब्द जिनमें यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों के गुण पाए जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और इनका जब हम लोग विच्छेद करते हैं, इनको जब अलग अलग भागों में तोड़ते हैं, तब इनका अपना एक विशेष अर्थ निकलता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है यहाँ पर 4 या 5 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला प्रकार है तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हूबहू प्रयोग में ला लिया जाए। तद्भव, ऐसे शब्द संस्कृत के जिनको तोड़कर जो है लोकल भाषा में यूज करते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज, जो इसी देश की जो है विभिन्न बोलियों से
जो शब्द आए हुए हैं उन्हें देशज कहते हैं। विदेशज जो विदेशी भाषाओं से शब्द हैं। संकर शब्द का मतलब होता है कि किन्हीं दो भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जिनके योग अलग अलग शब्द जो है जैसे आप जैसे दो शब्द हैं, कोई एक हिंदी का है दूसरा संस्कृत का है, तो इनके दोनों की योग से जो शब्द बनेगा वो संकर शब्द कहलाएगा। अब हम लोग एक एक जो है परिभाषा के बारे में देख लेते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं। तो अब हम लोग तत्सम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या होते हैं? ये लिखा है जैसे तत्सम। अगर इसका हम विभाजन करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत् धन सम। कहने का मतलब यह है यथावत या समान, यथावत या समान। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में हूबहू यूज कर लिए जाते हैं, हूबहू उनका प्रयोग कर लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यही यहाँ पर दिया गया है कि तत्सम शब्द तत् धन सम शब्दों के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है यथावत या उसके समान। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में यथावत रूप से कर लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हूबहू कर लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सर्प, पृथ्वी, विवाह, अग्नि, ग्रामीण, उद्भव, नाश, तीर्थ, आशीष, स्मरण, तृण, वंशी, हस्त, मणि, पुष्प, अग्नि, मुख, आम्र, फल। तो ऐसे शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। वहीं तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है और वे संस्कृत से अपना रूप छोड़कर जो है लोकल लैंग्वेज में प्रयोग में आने लगते हैं। वही यहाँ पर दिया गया है तद्भव। तद्भव तद्भव अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत् धन भव, अर्थात वही अर्थ या भाव। यही यहाँ पर दिया गया है कि तद्भव शब्द जो है तद धन भव शब्दों के योग से बनता है। इसमें तत् का अर्थ होता है वह या वही और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। तो उत्पन्न तो उन्हीं शब्दों से उत्पन्न होता है और अर्थ वही देता है, बस थोड़े से उसमें शब्द में परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब है ये है कि संस्कृत के वे शब्द जिन्हें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में अपना लिया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, या वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनका रूप बदल गया और वे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, तद्भव कहलाते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके पास 3 परिभाषाएं, 1, 2 और 3। इन तीनों में से कोई एक आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से दूसरी परिभाषा सबसे सटीक है कि संस्कृत के वे शब्द जिन्हें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में अपना लिया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे फूल, आग, हाथ, आम, घी, चाय, नींद, बालू, बड़, कंधा, तुरंत, कुम्हार, बहरा, बूढ़ा, बौना, अंगूठा, सांस, लपटन इत्यादि। तो ऐसे ये जो शब्द हैं ये तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? तो देशज शब्द हिंदी की प्रचलित भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा से ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे खचाखच, जूता, भोंपू, ऊटपटांग, कंजड़, ताला, हड़बड़ाहट, खिड़की, चम्मच, तेंदुआ, ठेस, लोटा, डिब्बा। तो ऐसे ये जो शब्द हैं ये लोकल लैंग्वेज के हैं, स्थानीय भाषा के हैं और इनको हिंदी में जगह मिल गई है। विदेशी या विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है उन्हें विदेशज शब्द जो है कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। सबसे ज्यादा जो है विदेशी शब्द फारसी भाषा के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तरफ, तमाम, ये शब्द जो है ये विदेशी भाषा के हैं। आगे हम लोग
एकदम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। कुछ शब्द हम आपको दिखाएंगे जो विदेशी जो है शब्द हैं। संकर शब्द कौन कौन से होते हैं? तो संकर, संकर का जो अंग्रेजी में नाम होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या होता है कि दो अलग अलग वेराइटियां होती हैं, दो अलग अलग वेराइटी होती हैं, इनका जो है योग कर दिया जाता है, वेराइटी का योग किया जाता है। यही यहाँ भी योग में जो है आएगा। परिभाषा देख लेते हैं। जब दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञापनबाजी, आदमखोर, तोप तलवार, फूलदान, टिकट घर, जवाबी कार्ड, रेल विभाग, पॉकेट खर्च, जांचकर्ता, पैदिक। तो यहाँ देख रहे हैं ये शब्द जो है संकर शब्द होते हैं। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में क्या है, रेल अंग्रेजी शब्द का है और गाड़ी हिंदी शब्द का है, तो अंग्रेजी और हिंदी के यहाँ संयोग से जो रेलगाड़ी बन रहा है वो आपका संकर शब्द हो जाएगा। जैसे जांच करता है, तो जांच करता में जांच हिंदी शब्द है, करता संस्कृत शब्द है, तो यहाँ पर जांच करता बन जाएगा और जांच करता ये संकर शब्द हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रेल विभाग, रेल विभाग में रेल आपका अंग्रेजी शब्द है और विभाग आपका हिंदी शब्द है, तो इन दोनों के संयोग से जो शब्द बन रहा है योग से, उसको हम लोग संकर शब्द कहेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है। कहने का मतलब यह है कि सार्थक शब्द का सरल भाषा में अर्थ होता है और अर्थ के साथ जो है इनका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनका अपना एक सुनिश्चित अर्थ होता है और उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय, रोटी, खाना, पानी, तो ऐसे शब्द को सार्थक शब्द कहेंगे। वहीं निरर्थक शब्द, तो निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, बस किसी दूसरे शब्द के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना वाना, तो अब खाना वाना में जो है आप देखेंगे तो खाना का अर्थ है लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं है, बस एक फैशन चल गया कि खाना के साथ वाना बोलना है तो हम लोग बोल देते हैं कि खाना वाना खाए, चाय वाय पिए, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, पूछताछ, अता पता कुछ है कि नहीं है, पानी वानी पिए, आलतू फालतू बात मत करिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं फालतू का जो है अर्थ होता है लेकिन आलतू का कोई अर्थ नहीं होता है, पानी का अर्थ होता है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं होता है, यहाँ पर पता का अर्थ होता है लेकिन अता का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही जो है यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई में पढ़ाई का अर्थ है अपना, बढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। चाय वाय में चाय का अर्थ है या एक पेय पदार्थ, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर वाना, वाय, बढ़ाई, ताज, अता, वानी, आलतू, तो ये सब जो है शब्द जो है वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उम्मीद है कि अभी तक आपको ये सारी चीजें एकदम समझ में आ गई होंगी। अभी तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जब आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और इसको आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये चीजें एकदम अच्छे से आपको क्लिस्टर जो है क्लियर हो जाएंगी, फिर आप इसको कभी नहीं भूल लेंगे। और सीयूटी क्या, आने वाली किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो आप सारे प्रश्न को एकदम आसानी से हल कर लेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं रूपांतरण के आधार पर शब्दों का कैसे विभाजन जो है किया गया है, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन लिंग के आधार पर, वचन, कारक, पुरुष और काल के आधार पर किया जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जितने भी शब्द आते हैं और जिनको आप चाहें कि उसका लिंग बदल दें या उनके वचन बदल दें, कारक बदल दें, पुरुष बदल दें,
तो ये सब चीजें उसमें पॉसिबल होती हैं, संभव होती हैं, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, तो लड़की को अगर हम इसका लिंग परिवर्तन करेंगे, इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो लड़का हो जाएगा, लड़का है तो लड़का का लिंग परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर इसका पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग से जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। छात्र, छात्रा, तुम, वह, बालक, ऐसे शब्द जो है विकारी शब्द होते हैं। तो जितने भी संज्ञा के शब्द हैं, सर्वनाम के शब्द हैं, विशेषण हैं और क्रिया हैं, तो ये सारे शब्द जो है वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। वहीं अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्दों का जो है इनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के आधार पर नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय जो है शामिल होते हैं। तो ये जो है इतने, इनमें जो शब्द आते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ तद्भव तत्सम शब्दों का कैसे जो है प्रयोग किया जाता है। तो जैसे चौथा, तो चौथा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्थ होता है, दाढ़ी का दृष्ट होता है, यौवन का यौवन होता है, पंगत का पंक्ति होता है, बांस का बंश्या होता है, कपड़ा का करपट होता है, बंदर का वानर होता है, हाथी का हस्ती होता है, गेहूं का गोधूम, कंधा का करपेच, आंसू का अश्रु। ऐसे यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, इसको आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ओस है तो ओस को जो है अवश्याय बोलते हैं, बेल को बेत्र बोलते हैं, मुख को मुख बोलते हैं, श्रृंगार को श्रृंगार बोलते हैं, गेहूं को गोधूम बोलते हैं, मकान को प्रसाद बोलते हैं, पीपल को पिप्पल बोलते हैं, तेल को तैल बोलते हैं, आज को अद्य बोलते हैं, घर को गृह बोलते हैं। तो ये जो है ऐसे शब्द हैं तद्भव के जिनका तत्सम रूप दिया गया है। तो पेपर में आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि घर का तत्सम रूप क्या होता है, 4 विकल्प आपको दे देगा, उसमें से एक सही रहेगा, तो जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गृह। ऐसे आपसे पूछ लेगा मिट्टी का तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतिका। चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है, तो हो जाएगा चतवाल। ऐसे आपसे पूछ लिया कि गोधूम का तद्भव नाम क्या है, तो गोधूम का तद्भव नाम आपका गेहूं होता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल और मैसेज किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सएप का लिंक पिन करूंगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको उस ग्रुप में मिलती रहती हैं, जो भी चाहे वो सीयूटी से रिलेटेड हो या किसी और एग्जाम से, वहां पर आपको मिलता रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात किया था विदेशी शब्दों के बारे में, विदेशी शब्द। तब विदेशी शब्दों में कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो इन विदेशी शब्दों में अरबी शब्द हैं। तो अरबी शब्द में जैसे अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अहमक, अल्लाह, आदत, आदमी, आखिर, इनाम, आसार, उम्र, कदम, इलाज, इनाम। तो ऐसे जो यहाँ पर टोटल शब्द दिए गए हैं, ये सारे शब्द अरबी शब्द के हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक एक शब्द को पढ़ने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं दिख रहा है। आगे कुछ फारसी के शब्द हैं। फारसी के शब्द जैसे अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आबदार, आमदनी, आराम, आफत, आवाज, आईना, उम्मीद, कद, चादर, चाबुक, चिराग, चेहरा, दरबार, दंगल, मुर्गा, मोर्चा, याद, सितार, सरदार, सरकार। तो ऐसे शब्द जो है वो फारसी शब्द के हैं। कुछ तुर्की के शब्द हैं, जैसे तुर्की में उर्दू, कज्जाक, काबू, कालीन, कुली, कुर्की, कैंची, चकमक, चमचा, चिक, तमगा, तलाश, लोप, मुगल, लफंगा, बावर्ची, बेगम, दरोगा, कैंची। तो ये शब्द जो है वो तुर्की शब्द के हैं। मिश्रित या संकर शब्द जैसे हिंदी और संस्कृत से शब्द बने हैं, जैसे उपबोली, भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान।
संस्कृत और फारसी के संयोग से विज्ञापनबाजी, छायादार, लोकशाही। फारसी और हिंदी से जो है कमरपट्टी, खरीदना, जेब कतरा, बेडौल। अरबी और हिंदी से अखबार वाला, अजायब घर, आम चुनाव, हवा चक्की। तुर्की और हिंदी से तोप गाड़ी, तोप तलवार। अरबी और फारसी से अक्लमंद, गोताखोर, तहसीलदार, फिजूल खर्च। हिंदी और फारसी में जैसे कटोरदान, चमकदार, मसालेदार, किराएदार, छापखाना। तो ये शब्द जो है विदेशी शब्द हैं और संकर शब्द हैं जो हिंदी और जो है विदेशी शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। अंग्रेजी और हिंदी से जैसे टिकट घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, अलार्म घड़ी, सिनेमा घर, रेलवे भाड़ा। हिंदी और अंग्रेजी से कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठीचार्ज। अंग्रेजी और फारसी से जेल खाना, सेल बंद। अंग्रेजी और संस्कृत से ऑफिस कर्मचारी, टैंक युद्ध, मशीनीकरण, रेल विभाग, फिल्म उत्सव। अंग्रेजी और अरबी से पॉकेट खर्च, सिनेमा शौकीन, सिविल नाफरमानी। तो ऐसे जो है शब्द बने हुए हैं। कुछ आगे शब्द हैं जैसे पुर्तगाली शब्द हैं। तो पुर्तगाली शब्द में अचार, आलमारी, आलपीन, गमछा, कमीज, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू। फारसी शब्दों में जैसे सौदागर, कबूतर, अंगूर, चश्मा, चरखा, चादर, चिराग, चेहरा, मलिन, मलिदा, पैमाना, तनख्वाह, अफसोस। अरबी शब्द जैसे किताब, तारीख, औरत, शहद, अमीर, आदमी, आदत, इज्जत, इलाज। अंग्रेजी शब्दों में जैसे समन, लालटेन, रेल, इंच, पतलून, टिकट, ग्लास, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, फीस, डिक्री। फ्रांसीसी शब्दों में जैसे कूपन, कारतूस, अंग्रेज, रिपोर्टाज। जापानी शब्द जैसे रिक्शा। चीनी शब्द जैसे चीनी, लीची। और संकर शब्द जैसे अजायब घर, रेलगाड़ी, जमादार, चुगलखोर, छायादार, टिकट घर, अणु बम, फिजूल खर्च। तो ये शब्द जो है वो आपके टोटल अलग अलग प्रकार से पुर्तगाली, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी, इन सब में दिए गए हैं। अब हम लोग जितना भी चीज पढ़े हैं इस पर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न परिभाषा से रिलेटेड दिया गया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसको अपने लैंग्वेज में समझे तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में हूबहू प्रयोग में आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं या विदेशी कहते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में हूबहू प्रयोग में आ जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला शब्द है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द अभी मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो। बी है कि जिनके अनेक अर्थ प्रचलित हो, नहीं। सी है कि जिनका एक ही अर्थ हो, यह भी नहीं हो सकता है। डी है जो संस्कृत से आए हो, यह भी नहीं हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो। जैसे राम, अब राम को जब आप दो भागों में बांटेंगे तो कोई सार्थक खंड इसका नहीं होगा। तो यही शब्द आपके रूढ़ शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा भेद अर्थ की दृष्टि से नहीं है। अर्थ की दृष्टि से नहीं है जिसमें जो है आपके अर्थ बताए जाएं। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा भेद अर्थ की दृष्टि से नहीं है। तो एकार्थी में आपके अर्थ बताए जाते हैं। पर्यायवाची में भी अर्थ बताए जाते हैं। एक ही वस्तु के जो है बहुत सारे नाम बताए जाते हैं। अनेकार्थी में भी अर्थ बताए जाते हैं, लेकिन तत्सम में जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा का शब्द होता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, तत्सम शब्द। चौथा प्रश्न है परंपरा से चली आ रही बात। इसके लिए जो है हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? जो परंपरा से बात चली आ रही है उसको क्या बोलेंगे? प्रतिश्रु बोल लेंगे, व्याज श्रुति बोलेंगे, अनुलोम बोलेंगे या अनुश्रुति बोलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अनुश्रुति। अनुश्रुति हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं है? तो रूढ़ शब्द इसमें जैसे पीला है, झटपट है, घुड़साल है, पंकज है। तो आप देखेंगे तो पीला जो शब्द है, पीला, पीला को जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पी धन ला, और इसका कोई अर्थ हमें नहीं निकल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ए, पीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़ शब्द, अभी हमने आपको परिभाषा बताई थी योग रूढ़ शब्द के बारे में। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मनोज, दूसरा है अनुरूप, तीसरा है अभाव और चौथा है आकर्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मनोज। मनोज जो शब्द है वो योग रूढ़ शब्द का आपका उदाहरण है। मनोज का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मनोज का मनः धन ओज, ये आपका विच्छेद हो रहा है, तो ये आपका शब्द योग रूढ़ है। 7वां प्रश्न देखते हैं, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ या ये सभी? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? अभी हमने आपको उदाहरण दिया था, जैसे जलज, इनका जो है जैसे यहाँ पर जलज है, तो अब जलज का क्या अर्थ हो जाएगा? जलज को हम जब बांटेंगे दो भागों में, जल धन जा, जल मतलब जल से और जा मतलब उत्पन्न, तो जल से जो उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कमल बोलते हैं, कमल। तो कमल को ही जलज का नाम दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। 8वां प्रश्न है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे का उदाहरण कौन सा है? दिन है, जलज है, पाठशाला है, पंकज है। तो 8 का सही उत्तर आपका शी हो जाएगा, पाठशाला। यहां पर आपको दिख रहा है पाठशाला। पाठशाला में दो शब्द हैं, पाठ धन शाला। यहां पर इसका भी अपना विशेष अर्थ निकल रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है। 9 नंबर का प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी आपका तत्सम शब्द है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इनमें कौन सा तत्सम है? अंश, अंश, अस, अस। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, अंश। अंश, अंश आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका जो है हिंदी में हो जाता है हिस्सा, इसका अर्थ होता है हिस्सा। 11 नंबर का प्रश्न है, अटारी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो अटारी शब्द का तत्सम रूप आपका अट्टालिका होता है। क्या होता है? अट्टालिका होता है। 12 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ये जो विकल्प आपके सामने 4 दिख रहे हैं, इनमें सही विकल्प कौन सा है तत्सम शब्द? आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो आम्र जो आपका शब्द है ये तत्सम शब्द है, बाकी सब जो है तद्भव शब्द है। अंगीठी, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है? अग्निका होता है, अग्निष्ठा होता है, अग्निष्ठिका होता है या अग्निष्ठिकी होती है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्निष्ठिका। तो अंगीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अग्निष्ठिका। सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या असरोट? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षोट। अक्षोट का जो है तत्सम रूप, तद्भव रूप अखरोट होता है। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो तत्सम रूप अंधकार है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम रूप है? नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस्य। तो आलस्य जो शब्द है वो आपका तत्सम रूप है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी,
आलस की। 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध या धांसु? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आंसू। आंसू जो है तद्भव शब्द है। आंसू का तत्सम रूप आपका होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंख, नयन, नेत्र, दृक्। तो आंख आपका जो है तद्भव है, आंख का हो जाता है, अभी मैंने बताया, हो जाता है अक्षी। अक्ष इसका तत्सम रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आंख। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ये आपका 19 नंबर का प्रश्न है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ओरहन, उपालंब, निंदा या झगड़ा करना? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, उपालंब। उलाहना का तत्सम रूप क्या होता है? उपालंब होता है। 20 नंबर का प्रश्न है, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? उबटन शब्द का तत्सम रूप ऊर्ध्वतन होता है, उपलेपन होता है, उपहलेपन होता है, ऊर्ध्वतन होता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, ऊर्ध्वतन। उपटन का जो है तत्सम रूप ऊर्ध्वतन होता है। 21 नंबर का प्रश्न, ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊण्य, ऊर्ण्य, उर्ण या ऊर्ण? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ण होगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका, विकार, कपाट, कपूर। तो कपूर जो है वो आपका तत्सम नहीं है। कपूर का तत्सम आपका होता है कर्पूर होता है। क्या होता है? कर्पूर। कपूर जो है आपका वो तद्भव शब्द है। कंधा शब्द का तत्सम क्या है? स्कंध, स्कंद, कक्षु या कंधु? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, कंधु। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कोयल, कपाट, ऊंट, काट। कपाट जो है वो आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। तो इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, कुकुर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने शब्द विचार के बारे में पढ़ा। शब्द विचार और शब्द विचार के हमने प्रकार के बारे में पढ़ा। प्रकार और शब्द विचार के प्रकार के बाद हमने कुछ एमसीक्यू आपके लगभग 25 क्वेश्चन तक जो है सॉल्व किए हैं। अगला जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है संज्ञा। तो अब हम लोग संज्ञा के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और इससे संबंधित जो आपके पीडीएफ हैं, टेस्ट हैं, वो आपको एग्जाम हंट ऐप पर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम हंट, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए, टेस्ट दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 73 88 76 59 89, आप इस पर कॉल और मैसेज के माध्यम से हमसे संपर्क करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है उसको आप जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमसे आपकी बात हो जाएगी। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।